प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 8 में सामाजिक विषय के अंतर्गत पार्ट 2 में ही दूसरे टॉपिक जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे शुरू करती है, कब शुरू करती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यानी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन में अपना अध्यादेश या आदेश को लेकर के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आदेश पारित करवा लेती है और कोई भी ब्रिटेन की कंपनी वहां पर दूसरी आकर के यहाँ व्यापार करने के लिए आधिपत्य नहीं जमा सकती है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि कई और चीजें, चूंकि उस समय कालीकट नामक स्थान पर 1498 में पुर्तगाल का यात्री भी आ चुका था और वो एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज कर चुका था। ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी, पुर्तगाली भी आ चुके थे और डच भी आ चुके थे। तो इन चारों में क्या हुआ कि प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। प्रतिद्वंदिता शुरू होने के बाद अब इस टॉपिक पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, पहली जो कंपनी थी, कंपनी का जो पहला सेटअप डाला गया 1651 में हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के किनारे शुरू किया गया और कंपनी के व्यापार यहाँ से अपना व्यापारी अब यहाँ से अपना काम चलाने लगे या चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन व्यापारियों को जो यहाँ से अपना काम चलाते थे इनको हम कहते थे फैक्टर। 1651 में फैक्टर। आप कुछ फैक्ट्स को ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि बंगाल में व्यापार कब शुरू होता है, तो व्यापार 1651 में हुगली नदी की तट से, कहां से, हुगली नदी के तट से शुरू होता है और जो इस व्यापार को संचालित करते थे उनको कहा जाता था फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठे रहते थे। यहीं पर क्या था, एक ऑफिस था जहां कंपनी के अफसर यहां से नीतियों का निर्धारण करते थे और उसमें बैठने की व्यवस्था वहीं पर थी। इसके दफ्तर में जितने भी अफसर बैठते थे, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। यानी कि पहले तो नदी के किनारे वैसे भी बसते थे लोग, लेकिन पानी की वजह से, लेकिन व्यापार में बढ़ने लगा तो जो उसके सौदागर थे, जो उसके खरीदार बेचते थे मालों को, उनको ये प्रेरित किया गया कि आप यहाँ आकर के बसने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए भी कहा गया। 1996 तक या 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए किस प्रकार से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, केंद्रीकरण किस प्रकार से हो रहा है कि पहले इन्होंने क्या किया कि व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद उन्होंने अपना सेटअप बैठाने लगे वो, और सेटअप बैठा करके अपने चीजों को वहीं से नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके बाद 1600 के बाद क्या होता है कि चारों तरफ जब आबादी का किला बनाना शुरू कर दिया तो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। अब 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, यानी जमींदारी खरीदने का मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था होगा वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इन अधिकारियों के द्वारा, कि वहां पे रूल कैसे किया जाएगा या वहां पे अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। इनमें से एक गांव था जिसका नाम था कालिका का, जिसको आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। इन तीनों गांवों में एक गांव का नाम था कालिका। कालिका का, जिसको आज कलकत्ता के नाम से जानते हैं और वर्तमान में कोलकाता के नाम से हम जानते हैं। इन तीनों में से एक गांव
वह भी था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया। हमने आपको बताया कि औरंगजेब उस समय सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था, जो एक कट्टर इस्लामिक था, जो धर्म के आधार पर शासन को चलाता था। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, कंपनी ने बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का भी फरमान जारी कर दिया। फरमान का अर्थ होता है एक शाही आदेश होता है जिसको सबको मानना होता है। फरमान का अर्थ होता है शाही आदेश। शाही आदेश। तो इन्होंने क्या किया, इन अधिकारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के जो अधिकारी थे, इन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि बिना कर चुकाए, बिना शुल्क दिए हमको व्यापार करने की इजाजत आप दे दीजिए। इजाजत भी मिल गई, उनको आदेश भी जारी कर दिया गया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मजबूत अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। जैसे उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी के को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे वह उनको छूट नहीं थी। यानी यहाँ दो कंडीशन हुआ कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी व्यापार चलाते थे और कंपनी का भी व्यापार चलता था, लेकिन कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पादों पे जो शुल्क लिया जाता था उसको माफ कर दिया गया। लेकिन जो कंपनी के अफसर थे, जो निजी तौर पे अपना बिजनेस चलाते थे, उनके बिजनेस में कोई छूट नहीं दी गई। उनके शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया गया। यानी शुल्क जो देते थे उसको न बंद करने के लिए कहा गया और उनको देने के लिए देना ही होता था। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। और दूसरी बात यह है कि जब कंपनी ने शुल्क देना बंद कर दिया या उसके लिए फरमान जारी हो गया, तो जो कंपनी के अफसर थे धीरे धीरे वो भी क्या कर दिए, अपने शुल्क को देने से इनकार कर दिए और इससे बंगाल के राजस्व में क्या हो गई, बहुत कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब मुर्शिद अली खां विरोध क्यों नहीं करते, औरंगजेब के बाद के जो शासक थे वो क्या विरोध क्यों नहीं करते। अब प्रक्रिया क्या हुई, अब धीरे धीरे समस्याएं वहां बढ़ने लगी। समस्या किस प्रकार बढ़ी कि जब बंगाल के राजस्व में कमी आने लगी तो जाहिर सी बात है कि जब राजस्व में कमी आएगी तो क्या होगा, राजकोष खाली होने लगेगा। जब राजकोष खाली होगा तो क्या वहां का शासक चुप बैठेगा, कतई नहीं। इसलिए उसने क्या किया कि धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है इसके बाद वाला, व्यापार से युद्धों तक। यानी व्यापार के बाद, व्यापार तो शुरू हो गया, अब व्यापार के बाद युद्ध भी शुरू हो गए। अब युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं कि व्यापार से वह युद्ध तक कैसे पहुंचे। आते हैं व्यापार से युद्ध तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। चूंकि बंगाल के राजस्व में कमी आई और कमी के बाद वहां के राजा जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब किसी चीज का विरोध होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां टकराव होना निश्चित है। टकराव काफी बढ़ गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद अली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल बने। यानी 3 नवाब बने। पहला कौन था, मुर्शीद अली खान। बंगाल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो क्षेत्रीय ताकतें थी ऐसी स्थिति में भी थी। उसके बाद मुर्शीद अली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान
और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। कंपनी जो रियासत मांगती थी उसको क्या कर दिया, उसने साफ तौर पे मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने और उसे सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया गया। और जब सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया तो उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया। जो किलेबंदी वो कर रहा था, जैसा कि मैं आपको पिछले जैसे बताया कि उन्होंने सौदागरों को बुलाकर किलेबंदी करने लगे। वो किलेबंदी को क्या किया, उन्होंने मना कर दिया। जो उस समय बंगाल के नवाब थे। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने दलील दिया। क्या दलील दिया कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। जैसा कि हम शुरू से आपको चर्चा कर रहे हैं कि जब वसूली कम होती है तो राजस्व घाटे की स्थिति आती है। राजा का पूरे राज्य का जो कोष होता है उसमें कमी आती है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब उसके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। यानी इतनी चीजें उस समय स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। कंपनी का कहना यह था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और कंपनी तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस करेंगे और बिजनेस में यदि सरकार को उसमें से देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी आय में कमी होगी और कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पे वो कमजोर होंगे। इस प्रकार से शुल्क हटा ले, मतलब जब सरकार शुल्क हटा ले, कंपनी को इस बात पर यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और जब तक आबादी बढ़ेगी नहीं तो व्यापार बढ़ेगा नहीं और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। यानी प्लासी एक जगह है जिसपे युद्ध हुआ और उस युद्ध के बारे में हम जानेंगे। तो व्यापार से युद्ध कैसे हुआ कि व्यापार में सबसे पहले क्या हुआ, व्यापार से कैसे शुरुआत हुई कि जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, शुल्क में छूट दे दिया। शुल्क में छूट से दूसरा क्या था कि जब शुल्क में छूट हुआ तो कंपनी के जो अधिकारी थे अपने बिजनेस में यानी अपने निहित स्वार्थ के लिए तत्पर होने लगे। यानी वो अपना निजी बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन जो शक्तिशाली नवाब आए उन्होंने क्या किया, शुल्क में छूट देने से मना कर दिया। शुल्क में छूट देने से मना कर दिया और मना करने के बाद चूंकि उनकी क्या थी, एक विस्तारवादी सोच हो गई थी। विस्तारवादी सोच हटाने, विस्तारवादी सोच के कारण, विस्तारवादी सोच के कारण यानी अंग्रेजों के विस्तारवादी सोच के कारण भी ऐसा हुआ जो प्लासी के युद्ध में परिणित हुआ। अब आते हैं प्लासी के युद्ध पर। 1756 में अलीवर्दी खान, 1756 जो सन था इसको याद रखिएगा, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और नवाब बनने के बाद कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत में काफी भय था। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से क्या हुआ, काफी भय हो गया, डर लगने लगा उसको और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ
और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म कर दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। ऐसा उसने फरमान भी जारी कर दिया, आदेश भी कर दिया। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए और जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। यानी नवाब सिराजुद्दौला ने जो इंग्लिश फैक्ट्री थी 30,000 सिपाहियों को लेकर के हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। यानी नवाब की जो फौज थी उन्होंने कंपनी के अफसर को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद गोदाम पर ताला बंद कर दिया और ताला बंद करने के बाद अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए और अंग्रेज जहाजों के घेरे में ले लिया। अंग्रेज जो जहाज से जिससे व्यापार करने के लिए आते थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित, जो कलकत्ता पे उसका हेडक्वार्टर था, स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिकों के बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यह था कि उसके सेनापतियों में एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी, जिसने उसने क्या कर दिया, धोखेबाजी कर दी, यानी मुखबिरी जिसको कहते हैं, मुखबिरी कर दी, यानी अपनी चीजों को दूसरे को बता दिया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे, यानी कुछ ऐसा कहा होगा उससे कि जिससे वो हिस्सा नहीं लिया। तो हिस्सा क्यों नहीं लिया, उसने कहा उसका साथ इसलिए मिला कि सिराजुद्दौला को हटा करके मैं तुमको यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। यानी उसने क्या किया, धोखा किया। किसके साथ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ। किसने, उसके सेनापति मीर जाफर ने। जो कैसे किया कि उसने युद्ध में हिस्सा ना लेकर के। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने पक्ष में ले लिया कि तुमको नवाब सिराजुद्दौला के बाद मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। धन्यवाद। अगला क्लास अगले